CH-154 फल खाना। मानव और आदिरा दोनों ने अमृता का पीछा किया क्योंकि वह नीचे की ओर जाने लगी। हम भूमिगत हो रहे हैं। सटीक होने के लिए हम जड़ों तक जा रहे हैं। आमतौर पर केवल रानियों और कुछ बड़ों को ही प्रवेश करने की अनुमति होती है। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। आप हमें ऐसी जगह क्यों ले जा रहे हैं? आधिरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। ऐसे अवसर पर सम्मानित महसूस करने के बजाय उसे और अधिक ऐसा लगा जैसे उसे किसी परेशानी में घसीटा जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह माँ ही थी जिन्होंने मुझे आखिरकार अनुमति दी। वे कुछ आगे बढ़े। चारों ओर अंधेरा छाने लगा और वे अब अपने चारों ओर गोब्लिन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। मानव ने महसूस किया कि वे वास्तव में बोधि वृक्ष की जड़ों के करीब थे। एक दिलचस्प बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि हालांकि यह चमकीला नहीं था, यहाँ बहुत अंधेरा भी नहीं था। और इसका कारण छोटे जुगनू जैसे जीव थे जो चारों ओर तैरते थे और कोमल प्रकाश देते थे। यह क्या है? जुगनू, तुम बहुत कठोर हो। वे स्पिरिट्स हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या आत्माएं इतनी कमजोर हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी तक कम रैंक वाली आत्मा भी नहीं बनी है। एक मायने में वे प्रकृति में सच्ची शुद्धता के सबसे करीब है। अमृता ने मानव की बातों पर सिर हिलाया। उन्हें मत छुओ। वे तुम जैसे जंगली लोगों को पसंद नहीं करते। एक जंगली होने के लिए क्षमा करें। कुछ देर बाद वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। इस कमरे की विचित्र बात यह थी कि यह अन्य कमरों से अधिक चमकीला था और इसके केंद्र में एक पेड़ था। आधिरा ने एक अजीब अभिव्यक्ति की। एक पेड़ दूसरे पेड़ की जड़ों के बीच है। वास्तव में यह बोधि वृक्ष का असली रूप है। अगर ओएडिन को इस बारे में पता होता तो वह शीर्ष पर जाने के बजाय हरुहिरल को दूषित करने के लिए यहां आता। यह पेड़ सतह पर मौजूद पेड़ों की तुलना में बहुत छोटा था। ग्रेट फॉरेस्ट में सभी पेड़ काफी बड़े थे, लेकिन यह पेड़ दूसरों के आकार का लगभग आधा था। फिर भी अपने छोटे कद के बावजूद इस पेड़ ने एक राजसी आभा बिखेर दी जो सतह पर विशाल बोधि वृक्ष को भी पार कर गया। यहां तक कि आधिरा, जो आमतौर पर एक स्मार्ट मूव था, के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अमृता हल्की छलांग लगाने से पहले पेड़ पर चढ़ गई और उसकी शाखाओं पर लगे 2 फलों को तोड़ लिया। वह फिर मुस्कुराए और मानव और आधिरा के लिए अपने हाथ फैलाए। आधिरा ने मुंह बनाया। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि यह कोई सलाद नहीं है, मुझे यह उपहार विशेष रूप से पसंद नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? यह बोधि वृक्ष का फल है। आप जैसे लोगों के लिए जो जादू के रास्ते पर चलते हैं, यह एक अनमोल वस्तु है जिसे वे हजारों सोने के सिक्के खर्च करने के लिए तैयार होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक खजाना। मैं मानता हूं कि यह एक सेब से भी बेहतर दिखता है। अमृता ने गुस्से के भाव से अपना सिर घुमाया और मानव की तरफ देखा। मानव, आप इसका सही मूल्य समझते हैं, है ना? सही। यह वाकई अद्भुत है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी भी ज्ञात अमृत की कमी नहीं है। आधिरा, इसे खाने से आपकी मन क्षमता कम से कम दोगुनी हो जाएगी। वास्तव में मैजिक वॉरियर्स के लिए माना सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत था, विशेष रूप से आधिरा के लिए, जिसकी मार्शल आर्ट के लिए दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मान की आवश्यकता थी। यदि इस फल को खाने मात्र से आधिरा की मन क्षमता दुगनी हो जाती तो उसे बहुत लाभ होता। अमृता ने अपना सिर हिला दिया। आप एक बंदर की तरह हैं जो आपके चेहरे के ठीक सामने एक खजाने को भी नहीं पहचान सकता है। एक ग्रेमलिन के अलावा किसी और को इस फल को खाने का मौका दिए हुए 100 साल से अधिक हो गए हैं। बोधि वृक्ष ने हमें एक अद्भुत उपहार दिया है। यह बहुत बड़ा सम्मान है। जब मानव ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की तो अमृता की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। आधिरा ने फल को काटने से पहले बस उसे देखा और जांचना शुरू किया। कोट, स्वाद खराब नहीं है। जब उन्होंने ये देखा तो मानव और अमृता दोनों के भाव स्तब्ध रह गए। तुम बेवकूफ हो अगर आप इसे बिना किसी तैयारी के ऐसे ही खाते हैं। आधिरा का खाली चेहरा अचानक लाल हो गया। मानव ने तुरंत आधिरा की पीठ पर अपनी हथेली थपथपाई। बैठ जाओ और तुरंत ध्यान केंद्रित करो। मैंने अभी अभी फल की शक्ति बिखेरी है। जब झटका गायब हो जाता है तो फल की शक्ति एक बार फिर बेकाबू होने लगती है। यदि आप अपने अंदर रखना चाहते हैं कि वे कहाँ हैं, तो आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आधिरा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसे देखते हुए, यहां तक कि मानव भी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका।
क्या मूर्ख है, वो एक सप्ताह के लिए ऐसा ही रहने वाला है। आदिरा को देखते ही मानव ने आह भरी। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फर्श पर बैठा था, अपने मन को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि वह प्रथम श्रेणी का जादू योद्धा था जिसने अपने शरीर को शिखर तक प्रशिक्षित कर लिया था, नहीं तो उसका शरीर पटाखे की तरह पहले ही फट चुका होता। अमृता ने उसकी ओर थोड़ी दया से देखा। यह आदमी वास्तव में कुछ नहीं जानता। क्या उसने पहले कभी अमृत नहीं लिया? यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो वह वास्तव में बहुत अद्भुत है। क्या अगर उसने पहले कभी अमृत नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ प्रशिक्षण से अपने वर्तमान चरण में पहुंच गया है? वह यह नहीं कह रहा था कि अमृत पर भरोसा करना गलत था, लेकिन आदिरा की प्रतिभा को पहचाना जाना चाहिए क्योंकि वह केवल शुद्ध प्रयास के साथ प्रथम श्रेणी का जादू योद्धा बनने में सक्षम था। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था वह कोई और नहीं बल्कि कबीर की किंग्स फिस्ट थी। मानव को केवल इसका सही ज्ञान था, इसलिए वह बहुत निश्चित नहीं थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि मंच जितना ऊंचा होगा उतना ही कठिन होगा। कम से कम अपने आप को नंगे हड्डियों तक काम किए बिना आदिरा के वर्तमान चरण तक पहुंचना असंभव होता। यह सच है। CH-155 आभार प्रकट करना। अमृता थी, जो तलवार के रास्ते पर चली थी। वह आदिरा के प्रयास को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। केवल एक नजर से कोई भी देखेगा कि उसका पूरा शरीर निशानों से ढका हुआ था, जिससे पता चलता है कि उसने खुद को नारकीय प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। मानव, आपको अभी भी कल के कार्यक्रम के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मानव की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। अचानक वह आदिरा की स्थिति से थोड़ा ईर्ष्या करने लगा, मानो उसने उसके विचारों का अनुमान लगा लिया हो। अमृता की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। गोबलिन एहसान नहीं भूलते। आप उन्हें अपना आभार प्रकट करने से नहीं रोकेंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अमृता मुस्कुराए। उस पल ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे का अंधेरा अचानक चमक उठा हो। अमृता की सुंदरता वास्तव में विनाशकारी थी। ये केवल गोबलिन गांव में ही ऐसा हो सकता है। गोबलिन जो प्रकृति में सद्भाव और संतुलन को महत्व देते हैं, वे अमृता की सुंदरता पर केवल प्रशंसा और विस्मय महसूस करेंगे। हालांकि यदि अमृता मनुष्यों के शहर में प्रकट होती तो, जो किसी भी अन्य जाति की तुलना में सुंदरता के प्रति अधिक संवेदनशील थे, तो यह नहीं बताया जा सकता था कि क्या घृणित कार्य हो सकते हैं। मानव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम फल कब खाओगे? उसने अपने हाथ में लिए हुए फल को देखा। हालांकि यह टोरकुंटा के दिल या फ्रोजन रिवर की तुलना में बहुत अधिक नहीं था, फिर भी यह 8 सितारों के अपने लक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा उसे आधिरा की तरह एक सप्ताह के लिए अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मानव के वर्तमान शरीर ने उनके लिए अमृत को अवशोषित करना आसान बना दिया। इसके अलावा मानव की शानदार शक्ति नियंत्रण का अर्थ थी, वह 1 या 2 दिनों के भीतर फल की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपना समय लूंगा। पहले मुझे कल के लिए तैयारी करने की जरूरत है। ये भी एक अच्छा विचार है। अमृता ने एक कोमल हंसी के साथ कहा, न अगला दिन बहुत व्यस्त होना तय था। सामान्य हाई गोबलिन आबादी द्वारा मानव को सीधे धन्यवाद दिया जा रहा था। धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। उनकी आंखें, जो पहले संदेह और शत्रुता से भरी थीं, अब गर्मजोशी और कृतज्ञता से भरी थीं। यह अपेक्षित था। आखिरकार मानव और आदिरा 2 नायक थे जिन्होंने गोबलिन गांव को उसके संकट से बचाने में मदद की। उसे यकीन नहीं था कि अगर अमृता ने बलवीर को मार दिया होता और उसे खुद बोन ड्रैगन से निपटना पड़ता और अगर कम नुकसान होता तो क्या होता। यह अच्छी बात है कि आदिरा यहाँ नहीं है। मानव ने गोबलिन से हाथ मिलाया। उन्होंने मानव के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कृतज्ञता से भरी उनकी निगाहें। आदिरा के व्यक्तित्व के साथ, ये लगभग निश्चित था कि वह इस तरह के कठोर वातावरण को नहीं संभाल पाएगा। सच कहूं तो मानव को भी ये थोड़ा थकाऊ और थका देने वाला लगा। उनके आंतरिक विचारों के विपरीत, मानव की बाहरी उपस्थिति और प्रतिक्रियाएं उत्कृष्ट थीं। उद्धारकर्ता, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। जंगल पर निशान हल्का नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है। मानव विनम्र बने रहे और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उनमें से हर एक की बात सुनी। गोबलिन उस समय और भी अधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान हल्का सा अभिवादन भी किया। गोबलिन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से नायकों की वापसी देख रहे थे।
वह ज्यादा नहीं था। अंदर ही अंदर मानव काफी चौंक गया था। जिन गोब्लिन को उन्होंने याद किया वे कहीं अधिक सरल प्रजाति के थे। भले ही वे अंदर से ईमानदारी से आभारी हों, फिर भी वे इसे बाहर से विनम्र तरीके से व्यक्त करेंगे। हालांकि ये गोब्लिन अपनी भावनाओं को मनुष्यों की तरह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे। आखिरकार 3500 साल बीत चुके थे, इसलिए यह अजीब नहीं था कि इंसानों के साथ उनकी बातचीत बढ़ने के बाद वे बदल गए हो। अगला कदम लावण्या का था, जिसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव था। कहने से पहले उसने मानव को देखा। आप वास्तव में एक हीरो बन गए हैं। लावण्या, मुझे क्षमा करें। उसने महसूस किया कि उसके पास उससे माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस दिन उन्होंने बलवीर से लड़ाई की, उस दिन लावण्या ने उन गोब्लिन को मार गिराया था जो उसकी निगरानी कर रहे थे। सौभाग्य से लावण्या काफी कुशल थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह वही थी जिसने ये किया था। फिर भी मानव को उसकी मदद मांगने के लिए खेद महसूस हुआ, ये जानकर कि वह मना नहीं करेगी। कोई बात नहीं, अधिक मददगार नहीं होने के लिए मुझे खेद है। मैं जो कुछ कर सकता था वह पक्ष से देख रहा था। लावण्या की आंखें चमक उठी। मैंने पहली बार देवगढ़ की मीरा को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन वह उतनी ही मजबूत है जितनी की अफवाहें दावा करती है। उस आदमी के साथ भी आधिरा। जरा सोचो, वह कहाँ है? उसकी थोड़ी स्थिति थी, इसलिए वह इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि बिना किसी चोट के बोन ड्रैगन से लड़ना असंभव है। मानव ने लावण्या की गलतफहमी को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। कहते हुए उसने एक तेज मुस्कान दी। खैर, तुम बाद में क्यों नहीं आ जाते? मेरे साथ के लड़के तुम्हारे खिलाफ अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और मुझे भी जाने के लिए खुजली हो रही है। इतना कहकर लावण्या चली गई। मोहिनी के घर लौटने से पहले मानव ने कुछ और गोब्लिन का अभिवादन किया। मोहिनी और अमृता दोनों एक टेबल पर बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ चर्चा कर रही हो। जब मानव दिखाई दिया, मोहिनी उठी और झुकी। फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा, महामहिम। मैं समझता हूँ। मानव को लगा कि वह घर से भाग रही है। जब मानव ने मुड़कर उसे एक जिज्ञासु रूप दिया, तो अमृता ने आहें भरी। CH-156 गांव छोड़ना। जब मैं पहली बार शाहपुर आया, तो मोहिनी और मैं सबसे करीबी दोस्त थे। वह एक ग्रेमलिन के लिए बहुत उत्सुक थी। वह अकेली थी जो मुझसे मिलने आई थी, एक आइस गोब्लिन। मैं तब बहुत खुश था। हिमपात उस समय की याद ताज़ा कर रहा था। हालांकि कुछ बार अपना सिर हिलाने के बाद वह अपने सामान्य व्यवहार में लौट आई और वापस मानव की ओर मुड़ गई। कुछ खबर आई है। विजेंद्र आपको देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह आगामी डेमीगॉड बैठक के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मुझे क्यों? जब उसने ये पूछा तो अमृता ने उसे अजीब तरह से देखा। ऐसा लगता है जैसे वह आपको वहां ले जाना चाहता है। मानव ने सीधे विजेंद्र की झोपड़ी में जाने का फैसला किया। वैसे भी किसी अन्य कार्यक्रम की योजना नहीं थी। जब अमृता उठी जैसे कि वह उसके साथ जाने वाली थी, तो वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या रानी का गांव छोड़ना ठीक है? आपको महान वन की रक्षा करनी है। वह नहीं जानता था कि क्या वह इस तरह जंगल छोड़ सकती है। मानव ने सोचा कि उनका सवाल काफी वाजिब था, लेकिन उस क्षण अमृता ने उसे जो टकटकी लगाई, उससे उसे लगा कि कुछ गलत है। कभी कभी आप कुछ बहुत पुरानी बातें कहते हैं। क्या रानी को हर समय गांव में रहना पड़ता है? गोब्लिन भी उच्च स्तर का लचीलापन प्राप्त कर चुके हैं। ये स्पष्ट था कि उसे अपने अतीत के ज्ञान के कारण अब कोई पूर्वकल्पित धारणा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि मानव ने इस पर विचार करने की कोशिश की, अमृता ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर बड़ों को पता होता कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो वे निश्चित रूप से मुझे रोकने की कोशिश करते। क्या महत्वपूर्ण बात छिपी रहना है? अपनी जेब से मास्क निकालकर अमृता ने एक छोटी सी हंसी दी। चिंता मत करो, जब मैं जाती हूँ तो हमेशा मैं एक हमशक्ल छोड़ जाती हूँ। मैं शेखी बघारना नहीं चाहती, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं गई। मैं इसमें विशेषज्ञ हूँ। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता था कि किसी के बारे में घमंड करना चाहिए, लेकिन मानव ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि आपका मार्गदर्शन करने के लिए गोब्लिन के बिना ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश करना या छोड़ना मुश्किल था। गाइड मिलना मुश्किल होगा। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। आखिरकार वह मोहिनी को विजेंद्र को देखने के लिए ले जाने के लिए नहीं कह सकता था।
अधीरा उसके साथ भी नहीं जा सकता था क्योंकि वह अभी भी बोधि वृक्ष के नीचे तहखाने में शक्ति को अवशोषित कर रहा था। उनके जाने से पहले मानव ने अमृता की ओर मुड़कर कहा, हमें आगे और पीछे जाने में काफी समय लगने वाला है, तो क्या हम ताना इस्तेमाल करेंगे? अमृता ने उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। यह अधिक कुशल होगा, लेकिन क्या यह संभव है? यह बहुत कठिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मैंने विजेंद्र के केबिन के निर्देशांक याद कर लिए। जब वे पहली बार विजेंद्र के केबिन में गए थे तो उन्होंने तुरंत निर्देशांक याद कर लिए थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि भविष्य में एक समय आएगा जब उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। शक्ति मंत्र का उपयोग करते समय एक मन निशान होगा, इसलिए यदि वह इसे शहर में करता है तो यह बहुत ही विशिष्ट होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो सिन्हा परिवार के अनुयायियों के लिए यह नोटिस करना संभव था। हालांकि ग्रेट फॉरेस्ट में, जहां शक्ति का घनत्व काफी अधिक था, कुछ घंटों के बाद शक्ति के निशान गायब हो जाते थे। पहली बात तो यह अजीब होगी अगर वे ऐसी जगह में प्रवेश करने में सक्षम हो। अमृता ने मानव को एक अविश्वास भरी निगाह से देखा। क्या अपने दम पर शक्ति डालना संभव है? बेशक, सैद्धांतिक रूप से यह संभव था। मानव एक 7 स्टार जादूगर लग रहा था जिसका मन नियंत्रण और क्षमता उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वहां कोई ताना पत्थर नहीं था। ताना पत्थर के बिना ताना का उपयोग करना केवल निर्देशांक याद रखना नहीं था जैसा कि मानव ने कहा था। आवश्यक जटिल गणना और समायोजन करने के लिए कम से कम 1 दर्जन जादूगरों की भी आवश्यकता होती है। ये सब अकेले करने में हफ्तों लगेंगे। किसी भी मामले में उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था अगर ताना वास्तव में संभव था। फिर मैं तुम्हारी एहसानमंद हो जाऊंगी। हालांकि अगर हम इसे गांव के पास करते हैं तो ये ध्यान आकर्षित कर सकता है, इसलिए हमें इसे ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलने के बाद करना चाहिए। मानव ने सिर हिलाया क्योंकि वह उसकी राय से सहमत था। वे उसी शॉर्टकट का उपयोग करके आधे दिन के भीतर जंगल छोड़ने में सक्षम हो गए जो मोहिनी ने उन्हें आने पर दिखाया था। हालांकि उन्हें लगने वाला समय आधा हो गया क्योंकि वे जल्दबाजी में चले गए। मानव को तब एक बड़ा समाशोधन मिला और तुरंत ताना के लिए जमीन पर जादू चक्र बनाना शुरू कर दिया। अमृता अपनी आंखें मानव से नहीं हटा सकी जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ हिलाया। मैंने गोला बनाना समाप्त कर दिया है ताकि तुम अंदर आ सको। क्या विजेंद्र की झोपड़ी में भी कोई जादू का घेरा है? नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। मानव ने समझाते हुए एक पल के लिए जमीन पर जादू का घेरा देखा। प्रस्थान और आगमन दोनों बिंदु क्यों खींचे गए हैं, इसका कारण यह है कि आप अधिकांश गणना करके और पहले से जादुई घेरे बनाकर बहुत सारा मान बचा सकते हैं। बेशक, इसका मतलब ये भी है कि ताना बिंदु तय हो गया है। फिर क्या ये दूसरे जादुई घेरे के बिना मुश्किल नहीं होगा? आवश्यक रूप से नहीं। दूसरी ओर, यदि आप जादू करने से पहले सभी गणना पूरी कर लेते हैं, आवश्यक मात्रा में मान रखते हैं और लक्ष्य निर्देशांक को सटीक रूप से इंगित करते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। मानव हंसे और उनके कपड़े फड़फड़ाए जैसे ही उनका मैना खुला हुआ था। दूसरे शब्दों में, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे ही ताना समाप्त हुआ, हिम ने अपने हाथ की ओर देखा। स्थिरता हास्यास्पद है। फ्लोटिंग फीलिंग, मोशन सिकनेस और चक्कर आना जो एक ताना की सामान्य विशेषता थी, शायद ही महसूस किया गया हो। यह आंशिक रूप से था क्योंकि चलने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन यह परिणाम संभव नहीं था यदि नियंत्रित करने वाला जादूगर कुशल नहीं था।